नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 1 के यूनिट 1 से। यूनिट 1 में जो है आप सभी को पढ़ना है प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य, यानी कि एनिशिएंट एंड मेडिवियल लिटरेचर। प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने लगभग आपके सारे टॉपिक को कवर कर दिया था। इसमें एक टॉपिक है पंचतंत्र की कहानियाँ, यानी कि स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र के बारे में भी 2 वीडियो पहले से इसी यूट्यूब चैनल पर आप कह सकते हैं कि बीएड प्रथम वर्ष के प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है, जिसे कि आप देख सकते हैं। उस दोनों वीडियो का जो है आपको ऐसा लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार उसे भी देख सकते हैं, जिसमें हमने पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। एक प्रश्न जो है आप सभी को मैंने असाइनमेंट में दिया था, जो प्रश्न था कि पंचतंत्र की रचना क्यों हुई, इसकी कहानियों के पीछे छुपे उद्देश्य का वर्णन करें। तो बहुत सारे प्रशिक्षकों का सर ये प्रश्न था, सर इसका उत्तर आप लिखवा दीजिए, क्योंकि हमने जो है पंचतंत्र के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसकी रचना क्यों हुई, इसकी कहानियों के पीछे का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से रचना की गई है, इसके बारे में लिखना था। चूँकि बहुत सारे प्रशिक्षकों ने इसके बारे में उत्तर लिख कर दिया भी था, फिर भी कुछ का डिमांड था कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो बेसिक रूप से जो है इसी प्रश्न के उत्तर को आज के क्लास में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप सभी के पास प्रश्न तो होगा ही, प्रश्न यदि नहीं याद है तो पुनः आप प्रश्न लिख लीजिए। आपका प्रश्न था पंचतंत्र की रचना क्यों हुई, इसकी कहानियों के पीछे छुपे हुए उद्देश्य का वर्णन करें। देखिए, जब भी पंचतंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको आता है तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि संस्कृत क्या है। इसमें लिखेंगे आप सबसे पहले कि संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यानी कि संस्कृत की जितनी भी नीति कथाएं हैं उन सभी में पंचतंत्र को सबसे पहला माना गया है। यद्यपि जो है यह पुस्तक अपने मूल रूप में हमारे समक्ष नहीं रह गई है, इसे हम अपनी अज्ञानता ही कहेंगे, या जो कहे इसे कि जिस रूप में कह सकते हैं कि जैसे इस किताब की रचना की गई थी, इसकी मूल जो प्रति है, मूल प्रति वर्तमान में हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना को जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। क्योंकि हमारे पास तो इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है कि इसकी रचना कब की गई, फिर भी जो इसके अनुवाद किए गए हैं उसके अनुवादों पर यह माना जाता है कि इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। देखिए, जब किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञात नहीं रहता है तो उसके हम एक्यूरेट जानकारी नहीं देते हैं। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि 3री शताब्दी है, क्योंकि कहीं कहीं आपको 5वीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2री मिलता है। तो आपको क्या लिखना है, ऐसे प्रश्न में जो है आप ये लिखेंगे कि इसकी रचना या इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग इसके डेट निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, पंचतंत्र के बारे में बहुत सारे विद्वानों में आपस में मतभेद है। कुछ का ये मानना है कि इसकी रचना जो है मौर्य काल के समय की गई थी। यानी आपके मौर्य काल के जो महान विद्वान थे, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया है। और आप सभी जानते होंगे पंचतंत्र की रचना या पंचतंत्र के रचयिता कह सकते हैं पंडित विष्णु शर्मा है। तो ये विष्णु शर्मा है, और विष्णुगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त का एक और नाम विष्णुगुप्त था। इसीलिए जो है बहुत विद्वान ये मानते हैं कि पंचतंत्र की रचना मौर्य काल में की गई थी। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इसकी जो शब्द है, यानी कि जैसा इस किताब की रचना की गई है, इसका निर्माण गुप्त काल के आसपास मानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में लिखी गई है। और कुछ ये भी कहते हैं कि वो जो चंद्रगुप्त है,
आपके चंद्रगुप्त के समय जो चाणक्य थे, चाणक्य का दूसरा नाम था पंडित विष्णुगुप्त उनका नाम था, और यहाँ पर पंडित विष्णु शर्मा है। चूँकि दोनों में अंतर है, इसीलिए इसकी रचना काल में या इसके रचयिता में भी हमें आज भी मतभेद देखने को मिलता है। ये भी कहा जाता है कि यानी कि ये भी माना गया है कि जब इस ग्रंथ की रचना पंडित विष्णु शर्मा कर रहे थे, उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो चुकी थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में आदमी जो है इतनी बेहतरीन रचना का निर्माण करता है। तो ये माना जाता है कि जब उन्होंने इसका निर्माण किया, यानी कि पंचतंत्र की रचना की, उस समय उनका आयु जो है 80 वर्ष हो चुका था। विष्णु शर्मा ने जो है जिस कहानी के माध्यम से नीतिपरक बातें बताई है, उन कहानियों का संग्रह को यानी कि कलेक्शन को जो है 5 भागों में बांट दिया गया है। इसीलिए इसे हम पंचतंत्र कहते हैं। यानी कि 5 इसमें कहानी, आप देखेंगे कहानी जब पढ़ेंगे तो इसे आप देखते हैं कि इसे 5 भागों में बांट दिया गया है। वो 5 भाग कौन कौन है, उसे आप एक एक करके लिखते चलेंगे। पहला में आपको लिखना है मित्र भेद। मित्र भेद यानी कि मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। जो इसका पहला भाग है, पहले भाग को कहा जाता है मित्र भेद, जिसमें आपको मित्रों में मनमुटाव, मित्रों से अलगाव, जैसे आप सभी देखते होंगे आपके जो मित्र होते हैं, कभी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कभी अलगाव भी होता है, कभी मनमुटाव भी हो जाता है। तो मित्र भेद में हमें इसी से संबंधित कहानियाँ देखने को, पढ़ने को मिलती है। इसके बाद जो है आपका सेकेंड है, दूसरे में उन्होंने लिखा है मित्र लाभ या फिर मित्र संप्राप्ति। मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति में आपको मित्र की प्राप्ति एवं उसके लाभ के बारे में आपको वर्णन मिलता है। यानी कि मित्र हम बनाते हैं, हमें कैसा मित्र बनाना चाहिए, किस तरह के मित्र से हमें सावधान रहना चाहिए, हमारे मित्र बनाने से हमें फायदा क्या होता है, इससे संबंधित आपको इसके दूसरे भाग में इससे संबंधित कहानियाँ पढ़ने को मिलती है। तीसरा के बाद जो है तीसरे भाग में वो लिखते हैं संधि विग्रह, या इसे काकोलुकियम भी कहा गया है। संधि विग्रह भी कह सकते हैं, अभी काकोलुकियम, जिसमें हमें कौवों एवं उल्लुओं से संबंधित कथा देखने को मिलती है। चौथा के बाद आपका जो है तीसरा के बाद जो चौथा था, चौथा में वो लिखते हैं कि लब्ध प्रनाश। लब्ध प्रनाश में आपको हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, या फिर मृत्यु या विनाश के आने पर क्या समाधान किया जाए, इससे संबंधित कहानियाँ हमें इसके चौथे लब्ध प्रनाश में देखने को मिलती है। ये कहानी ऐसा था, आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसमें मगरमच्छ और बंदर की कहानी है। जो कि बंदर जो है मगरमच्छ को जामुन खिलाता है, तो मगरमच्छ फिर बंदर को ले आता है अपने यहाँ, बोलता है कि हम तुम्हें खाएंगे, तुम्हारा कलेजा खाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ दिखाई गई है। एक यानी कि मगरमच्छ के हाथ में बंदर तो लग गया है कि वो अपने पीठ पर बैठा कर वो समुद्र के बीच में लेकर चला गया है, बंदर वहाँ से भाग भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उसके हाथ में एक चीज़ लग गई है, लेकिन वो फिर उसके हाथ से कैसे निकल जाती है, ये उसमें दिखाया गया है मगरमच्छ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि हम बंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मृत्यु या विनाश के आने पर हमें क्या समाधान करना चाहिए। जैसे ही बंदर को पता चलता है कि अब हमारी मृत्यु एकदम करीब आ गई है, हम मृत्यु के आगोश में चले गए हैं, तो क्या करता है, वो फिर अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से इसका समाधान निकालता है। बंदर के द्वारा कहा जाता है कि देखो मैं तो दिन भर पेड़ पर उछलता कूदता रहता हूँ, तो मैंने अपना कलेजा जो है पेड़ पर निकाल कर रख दिया है। एक काम करो, तुम मुझे बाहर पेड़ तक पहुँचा दो, तो मैं पुनः कलेजा ले लूँगा, फिर तुम्हारे साथ चलाऊँगा। तो ये चीज़ को जो है मगरमच्छ समझ नहीं पाता, फिर वो बंदर को पुनः किनारे पर पहुँचा देता है। और जैसे किनारा पहुँच जाता है, बंदर जो है फिर पेड़ पर चला जाता है वो। यानी कि मृत्यु या विनाश आने पर हमें कैसे उसका समाधान निकालना चाहिए, हमें इस तरह कहानी आपको पंचतंत्र के चौथे भाग लब्ध प्रनाश में हमें देखने को प्राप्त होती है। इसके उपरांत आपका जो अंतिम बिंदु है, 5वें नंबर में जो है कहानी है अपरीक्षित कारक। अपरीक्षित कारक यानी कि जिसको परखा नहीं गया हो, उसे करने से पहले हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, या फिर हड़बड़ी में
कोई भी कदम ना उठाएं। इस वीडियो के जो आप थंबनेल देखेंगे, थंबनेल में जो एक तस्वीर लगाई गई है, जिसमें देखेंगे कि वो भी एक अपरिचित कारक की कहानी का से मैंने एक इमेज लिया है, जिसको इस वीडियो के थंबनेल में लगाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि 4 जो ब्राह्मण होते हैं वो जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करके वो उन्हें इतनी दीक्षा दे दी जाती है, किसी भी मृत जानवर को जीवित कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, शेर की हड्डी को देखते हैं और शेर को फिर अपने मंत्र विद्या से उसे जिंदा कर देते हैं। यानी कि जिसे परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। वो सावधान नहीं होते हैं कि सर जब शेर जीवित होगा तो उन्हीं को मार रखा जाएगा, इस चीज़ को नहीं समझते हैं और शेर को जीवित कर देते हैं। इनकी हड़बड़ी में हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। इस चीज़ों के बारे में हमें अपरिचित कारक में कहानी में हमें देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद जो है आप इसमें लिखेंगे कि मनोविज्ञान या फिर व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से भी हमें परिचित कराती यह कहानियाँ सभी विषयों को बहुत ही रोचक तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही साथ सीख देने की कोशिश भी करती है। पंचतंत्र की कहानियाँ में हमें मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की भी कोशिश की गई है। यानी पंचतंत्र की जितनी भी कहानियाँ आप देखेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे, तो इसमें जो है अधिकतर कहानियों में पशु पक्षियों को ही कथा का पात्र बनाया गया है। यानी कथा के जो एक्टर हैं, कथा के जो नायक हैं, कथा के खलनायक हैं, वो सभी कौन हैं, वो पशु पक्षियों को ही बनाया गया है। और पशु पक्षियों के माध्यम से कई शिक्षाप्रद बातें जो कि हमें बताई गई है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व के जो है कथा साहित्य को, यदि हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो संपूर्ण विश्व के कथा साहित्य को संस्कृत भाषा की एक अपूर्व देन आप मान सकते हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। यानी कि जिस समय जो है पूरे देश में लोग अभी लिखना पढ़ना सीख रहे थे, अभी अक्षर का ज्ञान हो रहा था, हमारे देश में, आपके भारत में पंचतंत्र जैसी अभूतपूर्व रचना का निर्माण किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के जो भी कथा साहित्य हमें आज देखने को मिलता है, इन सब की जनक की यदि हम बात करें या इनको एक ज्ञान देने की, इन्हें मोटिवेट करने की यदि चर्चा की जाए, तो उसे वो पंचतंत्र की आपकी कहानियाँ हैं, इनकी स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो है शिक्षा जगत में किया गया एक ऐसा अनूठा प्रयोग जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि कुशल एवं पारंगत शिक्षक एक विवेकहीन छात्र को भी विवेकवान बना सकते हैं। यानी कि इस कहानी में या इस रचना में यह सिद्ध किया गया है कि यदि एक टीचर जो है पारंगत हो, जैसे कि आप शिक्षक बन रहे हैं, यदि आप पारंगत शिक्षक बनते हैं तो आपके क्लास में चाहे कितना भी विवेकहीन छात्र क्यों नहीं हो, आप उसे विवेकवान बना सकते हैं। ऐसा ही तो दिखाया गया इस पुस्तक के मूल लेखक पंडित विष्णु शर्मा ने। आप सभी ने इसकी कहानी सुना होगा। जैसे मैंने कहा है कि मैंने 2 वीडियो इसी के ऊपर पहले से निर्मित कर दिया है, जिसमें आपने जाना था कि कैसे राजा अमर शक्ति के मूर्ख राजकुमारों को राजनीति में निपुण बनाकर एक सर्वश्रेष्ठ राजा बनाने का कार्य किया गया था पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक यदि शिक्षक बेहतरीन हो, एक शिक्षक कुशलवान हो, पारंगत हो, तो किसी भी आप कह सकते हैं कि विवेकहीन छात्र को भी विवेकवान बनाया जा सकता है। पंचतंत्र को जो है नीति शास्त्र का प्रतिनिधि ग्रंथ भी माना गया है। प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रंथ भी इसे माना गया है। जब आप बीएड सेकेंड ईयर में जाएंगे तो EPC 4 के अंतर्गत आपको नीति शास्त्र भी पढ़ना है। तो नीति शास्त्र के बारे में हम सेकेंड ईयर में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आपका एक पंचतंत्र है, इसे एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में माना गया है। इसमें जो है कथाओं की ऐसी रुचिकर श्रृंखला है कि पढ़ने वाले अनचाही इससे जुड़ते चले जाते हैं।
बाल साहित्य के रूप में भी इसे पूरे विश्व में सराहा गया है। नीति की समझ एवं मूल्यों की जानकारी देने वाली इन कथाओं को अनेक भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि अभी तक जितनी भी ग्रंथ, जितनी भी रचनाएं रचित की गई है, यदि सबसे ज़्यादा अनुवाद की हम बात करें या सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट की हम बात करें तो आपका वो पंचतंत्र है। जितना अनुवाद पंचतंत्र का किया गया है, शायद ही किसी दूसरी रचना का इतना अनुवाद या इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र की ये कथाएं जो है मानव स्वभाव को परखते हुए सावधानी पूर्वक व्यवहार करने की समझ हमें प्रदान करती है। इसकी प्रत्येक कथा जीवन को एक नए कोण से हमें देखना भी सिखाती है। इन कहानियों को पढ़कर यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल कैसे हों। आप सभी के पास ये समस्या रहती है कि हम जीवन में सफल कैसे हों। हमारे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं, तो यदि जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो यकीनन आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से, कैसी भी समस्या हो, आप उस समस्या से बेहिचक बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मूल रूप से इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। इस ग्रंथ का जो है हिंदी भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद हुआ। यह भी एक हैरानी की बात है। ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं है कि जिस रचना को जो है विदेशों में इतना सराहा गया, इतना मान दिया गया, कई सारे विदेशी भाषाओं में अनुवाद होने के बाद, प्रकाशन होने के बाद, तब इसको जो है भारत में हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी मानसिकता कैसी रही है। इससे हमारी मानसिकता का भी अंदाज आप लगा सकते हैं कि हमें हमारी कीमत जो है दूसरे बताते हैं। यानी कि हमारे ये देखिए बहुत बड़ी खासियत है, चाहे भारत की बात करें या बिहार की बात करें या फिर आपके परिदृश्य की बात करें, कहीं की बात हो, हमारे अंदर वो कौन सी खासियत है, हम क्या कर सकते हैं, ये तय हम नहीं करते हैं। ये तय करने का काम किसी और के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे, हमें किस क्षेत्र में जाना है, ये तय करने का अधिकार हमें नहीं रहता है। ये तय करने का अधिकार किसी और को रहता है। आपने भी अपने घर में देखा होगा कि आपको तय किया जाता है कि आपने इंटर कर लिया, आपने मैट्रिक कर लिया, तो मैट्रिक के बाद आप इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, किस कॉलेज से पढ़ाई करेंगे, किस विषय का चयन करेंगे, ये तय आप नहीं करते हैं। ये तय करने का काम किसी और का रहता है। और तय कौन करते हैं? तय वो लोग करते हैं जिनको उस विषय के बारे में कुछ खुद ही ज्ञात नहीं है, तो वैसे लोग तय करते हैं। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आप कह सकते हैं कि हमें हमारी कीमत दूसरे बताते हैं। यदि आप मेरी बात कीजिएगा तो जब हमने +2 के बाद मेरा +2 में, चूँकि मेरा आपको बताते हैं कि मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर था, हम +2 में मैथ नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी जो है एक होता है ना गांव में कि यदि बच्चा, अगर कोई लड़का जो है साइंस से पढ़ाई करता है, साइंस में यदि मैथ लेता है, तो उसे एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि अच्छा इसने साइंस लिया है, इसने मैथ लिया है, यानी कि बहुत अच्छा लड़का है। तो ना चाहते भी मुझे साइंस में मैथ लेकर पढ़ना पड़ा, जिस वजह से जो है मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं आया था। उसके उपरांत जो है जब मैंने फाइन आर्ट का चयन किया, कला का चयन किया, मुझे ललित कला में की ओर रुझान हुआ, तो उसमें भी कई सारे लोगों ने कई सारे बातें कही कि क्या करोगे, फोटो बनाने से क्या मिलेगा, इसमें कौन सा कैरियर है, बहुत तरह की बातें होती है। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी कीमत क्या है, इसका अंदाज़ा कोई और लगाते हैं। फिर भी किसी तरह जब मैंने नामांकन ले लिया, अपना कोर्स संपादित करने लगा, उसके बाद भी जो भी आते, जो भी मिलते हैं, सब यही बोलते कि अच्छा यही कोर्स मिला था करने के लिए, अब मतलब पेंट करने का काम करोगे। पेंट यानी कि वो लोग वॉल पेंट की बात कर रहे थे कि दीवार पेंट का काम करोगे। तो कई तरह की बातें होती है, कई तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। तो ये बहुत, हर व्यक्ति, हर कोई चीज़ें इस चीज़ों को समझ नहीं पाता है और ना चाहते हुए भी वैसे कोर्स में, वैसे पाठ्यक्रम में नामांकन ले लेता है जिसमें उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती है।
तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप भारत की विडंबना कहें, आपके बिहार की विडंबना कहें, या फिर आपके अपने क्षेत्र की विडंबना कहें, ये तो समस्या हर जगह देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि इससे पूर्व शायद ही किसी लेखक ने जो है ऐसा प्रयास किया था, यानी जो पंचतंत्र आपका है, पंचतंत्र को इतनी बेहतर तरीके से लिखने का काम इससे पूर्व जो है किसी लेखक ने नहीं किया था कि जानवरों एवं पशु पक्षियों के द्वारा भी ज्ञान और नीति की बातें बताई जा सकती है। हमें जो है इसे हम ज्ञान और मनोरंजन का एक बेहतरीन खजाना कह सकते हैं। यानी जब आप पंचतंत्र पढ़ेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि इसमें जो है ज्ञान के साथ साथ एक मनोरंजन का खजाना भी भरा गया है। वो कहा जाता है ना कि जिस शिक्षा में जो है, जिस एजुकेशन में मनोरंजन नहीं हो, वो चीज़ों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। यदि मेरे वीडियो में अगर आपको इंटरटेनमेंट नहीं दिखेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, या फिर वीडियो को पॉज कर देंगे या बंद कर देंगे। तो क्या होना चाहिए, आपके हर काम में एक मनोरंजन होना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से आप उस कार्य को संपादित कर सके, बेहतर तरीके से अपना आप लक्ष्य भी निर्धारित कर सके। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चलिए हम आगे जानते हैं इसमें और कि कथा साहित्य के इस महान ग्रंथ की महक विदेशों में कैसे पहुंची। आप सभी के मन में भी एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि उस समय ना तो इंटरनेट था, ना आपका व्हाट्सअप था, ना आपका जीमेल था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। फिर भी विदेशों में इसकी महक कैसे पहुंची, विदेशों में लोग कैसे इसको जान गए, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। देखिए, आप सभी जानते होंगे जो कोई चीज़ अच्छा होता है ना, जैसे मान लें कि बगीचे में एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, तो जो उसकी सुगंध जो होती है राह चलने वाले व्यक्तियों को भी आकर्षित कर लेती है। यानी कि एक बेहतरीन व्यक्ति या एक सुगंधित व्यक्ति जो है चाहे कहीं भी रहे, उसकी सुगंध दूर दूर तक चली जाती है। भले ही वो व्यक्ति किसी को कुछ ना बताए, लेकिन कला के जो पारखी होते हैं, कला को समझने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति को ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे मेरा होम टाउन सिवान है, अभी हम कार्यरत हैं शेखपुरा में, तो सिवान और शेखपुरा की दूरी आप देख सकते हैं। तो कहने की बात नहीं है कि जो कला के पारखी होते हैं, कला के जानकार होते हैं, वो किसी भी कलाकृति को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। उसी तरह जो है जो पंचतंत्र था, ये विदेश में कैसे पहुंची, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। अब देखिए, इस कथा के सत्यता के बारे में हम जो है सार्थक रूप से तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि कथा में सच्चाई कितनी है, ये कथा सही है कि नहीं है, क्योंकि आप सभी हमसे पूछेंगे बाद में कि सर आपने जो कहानी कहा था, क्या वो कहानी सही था, क्या सही में ऐसा हुआ था। अब देखिए, जो कथा जो प्रचलित हो जाती है बस वो प्रचलित है, यानी कि एक मौखिक रूप में प्रचलित है। इसलिए हम पहले आपको बता दिए कि इसकी सत्यता के बारे में हम आपको सार्थक रूप में कुछ नहीं बता सकते हैं, बस आप कहानी सुनिए और एंजॉय कीजिए। देखिए, कथा जो है इस प्रकार है। एक बार ईरान के सम्राट के जो राजवैद्य थे, पहले राजा महाराजा के यहाँ वैद्य हुआ करते थे, जैसे कि अभी कैसे डॉक्टर होते हैं, तो हम लोग क्या होता है फैमिली डॉक्टर, आप सब जानते होंगे। डॉक्टर होता है किसी फैमिली का, अपना फैमिली डॉक्टर होता है, यानी कि उस परिवार को देखता है। उसी तरह राजा होते थे और राजा के यहाँ उनके राजवैद्य होते थे। तो राजवैद्य जो थे उनको कहीं से पता चला, यानी उन्होंने कहीं किताब में या किसी के मुख से सुना कि भारत में एक संजीवनी बूटी पाई जाती है। उन्होंने कहीं पढ़ा या कहीं से सुना कि भारत एक देश है जहाँ पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। उस संजीवनी बूटी में वो खासियत है कि जिससे मूर्ख व्यक्तियों को भी नीति में पूर्ण किया जा सकता है। यानी कि ऐसी दवाई पाई जाती है, ऐसी बूटी पाई जाती है जिसके यदि सेवन हम किसी भी मूर्ख व्यक्ति को करा दे तो वो ज्ञान से पूर्ण हो जाता है, ज्ञान में संपूर्ण हो जाता है। जब उन्होंने राजा को कहा तो राजा ने भाई कहा ठीक है, आप उसको ढूंढ कर लाइए। उनको भेज दिए ढूंढने के लिए। जैसे होता है ना, कोई आपसे कहा कि जैसे हम आपको कहा दे कि जाइए वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी, तो आप क्या करते हैं, आप उसे ढूंढने के लिए चल देते हैं। एक छोटी सी घटना है,
इसी महाविद्यालय के 17-19 का बैच था। उस समय में छात्र थे, तो हम बिहार की कला पर चर्चा कर रहे थे। बिहार की कला पर एक प्रसंग आया उसमें कि जैसे आप सभी जानते होंगे सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग है। तो हमने यूँ ही प्रश्न कर दिया कि भारत की मोनालिसा कौन है। तो शायद कुछ बच्चों को पता था, उन्होंने बताया कि बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, भारत की तो ठीक है, बिहार की मोनालिसा कौन है। तो बिहार की मोनालिसा के बारे में या बिहार की मोनालिसा किसे कहते हैं इसके बारे में उन्हें ज्ञात नहीं था। तो मैंने कहा कि बिहार की मोनालिसा जो है, बिहार के पटना में एक म्यूजियम है, पटना म्यूजियम। उसमें जो है पटना म्यूजियम, पटना संग्रहालय में से कहा जाता है, वहाँ पर उसके संग्रहालय में एक मूर्ति रखी गई है जो कि मौर्य काल की बनी हुई है, जिसे हम लोग या जिसे बिहार की मोनालिसा कहा जाता है, यानी कि बिहार की मोनालिसा है। तो उसकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि भाई हम उस मोनालिसा को देखने जाएं, क्योंकि जो वो पेंटिंग थी, यानी कि जो बनी ठनी पेंटिंग है, वो पेंटिंग भारत के नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। तो नई दिल्ली तो जाना संभव नहीं था, तो उस छात्र ने जो है उस कलाकृति को देखने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि वो उसे देखने के लिए पटना चला गया। यानी पटना का जो पटना म्यूजियम था, पटना म्यूजियम में गया उस कलाकृति को देखने के लिए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन वो गया, यानी कि जिस दिन वो मूर्ति को देखने गया, उससे कुछ दिन पूर्व ही बिहार में एक और म्यूजियम बना है, बिहार म्यूजियम, आप सभी जानते होंगे, जो कि हाईकोर्ट के पास बेली रोड में निर्मित किया गया है। वो नया म्यूजियम बना है अभी। तो कुछ दिन पूर्व वो जो कलाकृति है, यानी कि जो जिसे हम यक्षिणी कह रहे हैं, उस यक्षिणी कलाकृति को उस पटना म्यूजियम से निकाल करके उस बिहार म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि वहाँ रख दिया गया था। जब उसने म्यूजियम गया, पूरे म्यूजियम में उसने ढूंढ लिया, कहीं पर उसे वो कलाकृति दिखाई नहीं दी। अब वो परेशान हो गया, हमको फ़ोन कर रहा है कि सर आपने तो कहा था कि पटना म्यूजियम में कलाकृति रखी हुई है, लेकिन वहाँ तो है नहीं। हमने कहा ऐसा कैसे हो गया भाई, वहीं रखी हुई थी। फिर मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ गाइड से बात कीजिए कि भाई मूर्ति कहाँ रखी गई है। कई बार होता है कि मूर्ति की मरम्मत के लिए या फिर कुछ कामों के लिए कुछ मूर्तियों को जो है प्रदर्शनी से हटा दिया जाता है। तो जब उन्होंने गाइड से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद उनकी देखने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उन्होंने वहाँ से निकल करके बिहार म्यूजियम में गए और बिहार म्यूजियम में उस मूर्ति के दीदार किए। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिस चीज़ को देखने की आपकी तीव्र इच्छा हो जाती है, उसे आप देखने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जरूर जाते हैं। उसी तरह जैसे ही उन्हें पता चला कि भारत में कोई संजीवनी बूटी पाई जाती है जिससे मूर्ख व्यक्ति भी गुणवान बन जाते हैं, उन्हें भी बुद्धि आ जाती है, तो उस संजीवनी बूटी की तलाश में जो राजवैद्य थे वो ईरान से चल करके भारत आए और भारत में उस संजीवनी की खोज शुरू कर दी। जैसे कि वो गए और बिना पूछे पर ढूंढने लगे भाई संजीवनी कहीं मिल जाए। अब उस संजीवनी की तलाश पूरा भारत घूम लिए, जैसे उन्हें पूरा म्यूजियम घूम लिया था, लेकिन कहीं भी उन्हें वो संजीवनी नहीं मिली। लास्ट में थक हार गए, उन्हें कहीं नहीं मिला, तो निराश होकर के वो एक विद्वान के पास पहुँचे। भारत में एक विद्वान थे, उनके पास पहुँचे और अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। तब उस विद्वान ने कहा कि देखो, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। भारत में एक संजीवनी नहीं बल्कि संजीवनियों के पूरे पहाड़ ही हैं। यानी कि आप एक संजीवनी ढूंढने आए हैं, लेकिन भारत में तो पूरे इसके पहाड़ ही हैं। पहाड़ यानी कि उसमें आपको अनेक संजीवनियाँ मिल जाएगी। वो तो और खुश हो गए कि यानी हम एक ढूंढने आए थे, यहाँ पर मुझे पूरा पहाड़ ही मिल रहा है। तो वो बोले कि हमारे पास पंचतंत्र नाम का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा मूर्ख, अज्ञानी, जिसे हम विद्वान मृत प्राय ही समझते हैं, यानी कि जो विद्वान होते हैं वो मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति को मृत प्राय ही समझते हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, तो आप एक मृत प्राय प्राणी ही हैं। तो वैसे लोगों को जो है नया जीवन प्रदान किया जा सकता है। ईरानी राजवैद्य यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उस विद्वान से पंचतंत्र की एक प्रति लेकर वापस
ईरान चले गए। यानी कि भारत से क्या किए, जो पंचतंत्र था, पंचतंत्र की एक प्रतिकृति लेकर, एक कॉपी लेकर वापस ईरान चले गए। और उन्होंने, चूंकि वो संस्कृत में था, तो इस संस्कृत कृति का अनुवाद उसने अपनी भाषा में किया और अपनी भाषा में अनुवाद करके अपनी प्रजा को एक अमूल्य उपहार दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के अनेक भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद किया गया और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। यानी कि एक देश में गया, जब कोई चीज़ एक देश में जाता है तो फिर वहाँ से धीरे धीरे अनेकों देश में, पूरे विश्व में इसका प्रसार होते गया और इसकी लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ती चली गई। तो चलिए, आज के क्लास में हम बात कर रहे थे पंचतंत्र के बारे में। आपने जाना कि पंचतंत्र की रचना क्यों हुई, इसकी कहानी के पीछे क्या उद्देश्य था। उद्देश्य बस यही था, आप एक सारांश में कहें या शॉर्ट में कहें तो आप बस ये समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य बस यही था कि राजा के मूर्ख बेटों को शिक्षित करना, उन्हें ज्ञान देना। लेकिन उन्हें तो ज्ञान दिया ही गया, उसके बाद जो है आज तक, उस समय से लेकर अभी तक जो है कितने लोगों ने, कई सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया और एक बाल मनोविज्ञान के तौर पर कह सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के तौर पर भी इसका प्रयोग आज भी किया जा रहा है। शिक्षा जगत में किया जा रहा है, हर जगह पर पंचतंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में भी पंचतंत्र दिया गया है, यानी कि आप सब क्लास में जब बच्चों को पढ़ाने जाए तो वहाँ भी पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।